रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंच चुके हैं और इस यात्रा को लेकर भारत भी खुले दिल से तैयार है। स्वागत की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी कि किस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रिसीव करने के लिए व्लादिमीर पुतिन को पहुंचते हैं। दोनों शेक हैंड करते हैं, गले लगते हैं और केवल गले नहीं लगते बल्कि दिल से दिल मिलते हैं और इसके बाद वो कहानी शुरू होती है जिसकी शुरुआत अगर कहें तो दशकों पहले हो चुकी थी, लेकिन अब उस कहानी में कुछ और गर्माहट लाने की जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। भारत और रूस के बीच गहरे संबंधों को दर्शाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पालम एयरपोर्ट पहुंचकर अपने खास मित्र, अपने विशेष मित्र पुतिन का गर्मजोशी के साथ व्यक्तिगत रूप से स्वागत करते हैं। उनका पुतिन का स्वागत करना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक बहुत बड़ा और अनूठा कदम माना जा रहा है। हालांकि पुतिन पहले वैश्विक नेता नहीं है जिनके लिए पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा हो, लेकिन पुतिन के लिए यानी रशिया के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर जब ऐसे समय में अमेरिका की तरफ से जब टैरिफ वॉर छिड़ा हो, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा हो, ऐसे समय में अगर ये तस्वीरें आए तो वो अपने आप में खास हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ और अहम राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को भी एयरपोर्ट पर पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से रिसीव किया है। हमने पहले इसकी तस्वीरें देखी हैं जो भारत और उन देशों के बीच विशेष व्यक्तिगत और रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। पुतिन से पहले अगर बताएं तो इन नेताओं का जिनका स्वागत किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से 2015 में बराक ओबामा, जो कि उस वक्त तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में प्रोटोकॉल तोड़कर पहली अगवानी ओबामा की। भारत के 66वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी वो आए थे। यह कदम भारत अमेरिका संबंधों में एक नया युग का प्रतीक था। इसके बाद आपको याद होगा कि 2015 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के लिए भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे। 2015 में जब यूएई के क्राउन प्रिंस भारत आए थे तब पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत किया था। यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते रणनीतिक और अधिक मजबूत संबंधों का साफ संकेत थे। 2016 में भी फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के लिए भी 2016 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल होने के लिए आए थे। तब भी प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे उन्हें रिसीव करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पल आए। 2017 में बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना की बात हो या फिर इसके आगे हम देखते हैं कि इसके आगे भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम उन लोगों से प्रोटोकॉल तोड़कर उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं जिनसे भारत के संबंध मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में महत्वपूर्ण है ये तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने है। महत्वपूर्ण है ये मुलाकात जिस पर दुनिया भर की निगाहें हैं। महत्वपूर्ण है ये मिलन जो खास तौर पर शक्ति का केंद्र बन रहा है ऐसे समय में जब दुनिया भर में अमेरिका के टैरिफ वॉर की बात हो रही हो। पश्चिमी देश और अमेरिका ने भारत को दबाने का प्रयास किया, सोचा कि उनकी हेकड़ी चलेगी, लेकिन भारत ने आज एक बार फिर से ये बता दिया है कि भारत अपनी शर्तों पर आगे चलता है। भारत किसी के दबाव में नहीं आता और आज का ये महामिलन इसी बात की ओर संकेत कर रहा है कि भारत आगे बढ़ेगा अपनी शर्तों पर। भारत दोस्ती निभाएगा हर उस दोस्त के साथ जो निस्वार्थ भाव से समावेशित और समेकित विकास के लक्ष्य को लेकर भारत के साथ चलेगा। और जब समेकित विकास की बात आती है, समावेशिता की बात आती है, विश्वास और विश्वसनीयता की बात आती है, तो हमने खास तौर पर देखा कि रशिया कई दशकों से बीते 1960 से लेकर आज 2025 तक लगातार भारत का महत्वपूर्ण साथी रहा है। न केवल सामरिक दृष्टिकोण से बल्कि रिश्तों की गंभीरता इस बात से भी समझ में आती है कि जब कभी भी भारत पर मुसीबत आई है, बिना शर्त अगर कोई देश भारत को मदद देने के लिए आगे बढ़ा तो वो सिर्फ और सिर्फ रशिया था। पहले 1960 की बात करें तो सोवियत रूस, लेकिन सोवियत रूस के टूटने के बाद जब रशिया बना तब रशिया ने इस परंपरा को कायम रखा और ये परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है। 2014 से
2025 की बात की जाए तो ये जो दोस्ती थी उसमें नया निखार आता है, इस लिहाज से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद संभालने के बाद से वो विदेश नीति जो कभी डिफेंसिव हुआ करती थी ऑफेंसिव होती है। वो विदेश नीति जिसमें वन अर्थ वन फैमिली का अंश निहित होता है, वो विदेश नीति जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना समावेशित होती है। और यही वजह है कि इस भावना का सम्मान करते हुए रशिया भी भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चला, क्योंकि दोनों वो देश हैं जो एक दूसरे की स्वतंत्रता का, एक दूसरे की अखंडता का, एक दूसरे की संप्रभुता का और एक दूसरे की स्वायत्तता का सम्मान करते हैं। और आज उसी सम्मान को पुनः सम्मान देने का समय उस वक्त आया जब देखिए ये तस्वीरें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने विशेष विमान से भारत पहुंचते हैं। उसके पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंच चुके होते हैं पालम एयरपोर्ट। और जब व्लादिमीर पुतिन उतरते हैं विमान से तो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर भारतीय परंपरा के अनुसार वहां पर कलाकारों ने स्वागत के लिए ये जो प्रस्तुति थी उसको भी काफी सराहते हुए नजर आते हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इसके बाद देखिए ये तस्वीर उस वक्त की है जब एक ही गाड़ी में बैठ के, हालांकि आपको याद होगा कि बीते वर्ष जब ब्रिक्स का सम्मेलन था और तेंजियांग से तस्वीरें आई थी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की विशेष गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ नजर आए थे, वो केमिस्ट्री और आज वही केमिस्ट्री दोहराई गई जब रशियन एम्बेसी की गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशियन राष्ट्रपति रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक साथ बैठते हैं। तो ये जो केमिस्ट्री थी वो पुनः दोहराती हुई नजर आती है। फिर प्रधानमंत्री आवास ये कॉन्वॉय निकलता है जहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से एक भोज का आयोजन, और उस भोजन में भी हमने आपको पहली तस्वीर दिखाई थी, डिनर डिप्लोमेसी भी है। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो संदेश और संकेत दे रही हैं उन देशों को जो सिर्फ और सिर्फ अपने दबदबे के लिए अपनी हेकड़ी के लिए जाने जाते हैं। खास तौर से अगर ट्रंप की बात की जाए, अगर अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका फर्स्ट की नीति तो उन्होंने अपनाई, लेकिन इन सब के बीच में वो शायद वसुधैव कुटुंबकम की भावना भूल गए। उस भावना को नजरअंदाज करते हुए जिस तरह से उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाया था, भारत ने भी बता दिया था कि भाई हम किसी के दबाव में अब आने वाले नहीं हैं, हम अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और बढ़ते हुए उन कदमों के बीच आज की ये तस्वीर। अब जरा एक नजर डाल लेते हैं कि मोदी जब कब भारत आए पुतिन, तो हम आपको बताते चलें कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ था साल 2000 से शुरू हुआ था। साल 2000 से शुरू हुआ था जब पहली बार ये तय हुआ कि शिखर वार्ता दोनों देशों के बीच में जो समिट है वो खासतौर से चलेगी। और 2000 से ये सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही थे और आज 25 सालों के बाद भी पुतिन ही हैं। तो अक्टूबर 2000 में पहला दौरा उन्होंने किया, फिर इसके बाद दिसंबर 2002 में वो भारत दौरे पर आए, दिसंबर 2004 में भारत दौरे पर आए, फिर जनवरी 2007 में उनका आना यहाँ पर हुआ, मार्च 2010 पर भी पुतिन यहाँ पर आ चुके हैं, फिर दिसंबर 2012 और देखिए 2012 के बाद जब 2014 में उनका आगमन हुआ तो वहां से तस्वीर थोड़ी बदलती है, क्योंकि 2014 में सरकार बदल चुकी थी। दिसंबर 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में कमान संभाली थी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, और फिर उन्होंने जिस तरह से नीतियों में बदलाव किया और रशिया के साथ संबंधों को आगे बढ़ाया, उसका ही एक अंश हमने 2018 की मुलाकात अक्टूबर में जो होती है उसमें देखा। और फिर इसके बाद दिसंबर 2021 में लास्ट टाइम पे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे इसी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, शिखर वार्ता खासतौर से जो रशिया इंडो रशिया समिट है। लेकिन 2021 के बाद यानी 4 सालों के बाद अब 2025 में जब भारत पहुंचे हुए हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो स्थिति थोड़ी बदली हुई है। 2022 में यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू होता है, तो इस लिहाज से यूक्रेन और रशिया युद्ध के माहौल के बीच में पहली बार भारत का दौरा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का है। दूसरी तरफ आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें खास तौर से इसी हमारे दोस्त का सबसे बड़ा जो आधार S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसने पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया, तो ऑपरेशन सिंदूर जिस पर पॉज बटन है,
हम उस ऑपरेशन जो हमारे लिए न्यू नॉर्मल हो चुका है, हम उस एज में हैं, और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध जो अभी भी जारी है, उस माहौल में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए हैं। दोनों ही देश अपने राष्ट्रवाद को सर्वोच्चता दे रहे हैं, और यही वजह है कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जब दोनों मुल्कों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, दोनों बड़े शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि आपस में मिल रहे हैं, तो ये मिलन अपने आप में बहुत खास हो जा रहा है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि पुतिन अकेले नहीं आए हैं। अगर हम ये कहें कि पुतिन अपनी पूरी सरकार को लेकर यहां आए हुए हैं तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 7 मंत्री उनके साथ आए हुए हैं, और ये 7 मंत्री जिनमें डिफेंस, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो यहां पर आए हुए हैं। दिल्ली आपको याद होगा कि पहले ही व्लादिमीर पुतिन के पहले ही यहां पर रक्षा मंत्री आ चुके थे, जिनके साथ भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक बड़ी डेलीगेशन की मीटिंग भी बैठक भी होती है। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस पर चर्चा हुई। अब इसके बाद क्योंकि 7 मंत्री, खासतौर से रूसी मंत्री यहां आए हुए हैं, तो इस बात से एक हिंट मिल जाता है कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर कल के दिन जब तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, उन कार्यक्रमों में इन मुद्दों पर साफ तौर पर भारत और रशिया के बीच में समझौता होता हुआ नजर आएगा, एक साथ चलने का। अब इसी के साथ पुतिन के साथ भारत दौरे पर आए कौन कौन है, जल्दी से ग्राफिक्स आप देख ही रहे हैं। वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोव हैं। इसके अलावा जिन मंत्रियों का जिक्र हम कर रहे हैं, कृषि मंत्री ओक्साना लुच साथ में आई हुई हैं। हालांकि विदेश मंत्री नहीं आए हैं, लेकिन बाकी मंत्री आए हैं। आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम भी आए हुए हैं। रक्षा मंत्री आंद्रेई बिलोसाव भी हैं, और आपने देखा कि रक्षा मंत्री आज वॉर मेमोरियल गए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ, और उसके बाद बड़ी बैठक होती है दोनों के बीच में। साथ ही साथ अब हम आपको जरा जल्दी से ये भी दिखा देते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होती है तो वो तस्वीरें क्या थी, जरा आप उन तस्वीरों को खोलते हैं। देखिए 6 विंडो आपके सामने हैं, अलग अलग हिस्सों में आप देख सकते हैं कि ये मुलाकात कितनी खास थी। महज 2 नेताओं की ये हैंडशेक नहीं था, ये रणनीतिक स्वायत्ता का शंखनाद था, ये आत्मनिर्भर कूटनीति का प्रमाण है, ये उस नए भारत का परिचय है जो अब दुनिया का रुख खुद तय करता है, जो जहां पर दुनिया ये देखती है कि भारत अपनी शर्तों पर चलता है। तो हम आपको जरा इन 6 तस्वीरों के बारे में भी बता देते हैं कि पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं वो विशेष विमान जिससे व्लादिमीर पुतिन भारत आए हुए हैं। पीएम ने प्रोटोकॉल तोड़कर वो रिसीव करने के लिए पहुंचे, उनको पहले ही पहुंच गए थे पालम एयरपोर्ट, और जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि अब लैंड करने वाला है विमान, प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरते हैं, तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, और फिर आप अलग तस्वीरों में देख सकते हैं तीसरी तस्वीर में कि किस तरीके से उसी अंदाज में, उसी तेजी के साथ, गर्मजोशी के साथ कदम आगे बढ़ाते हुए व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करते हैं, शेक हैंड होता है और फिर गले लगते हैं। रेड कार्पेट वेलकम इसे कहा जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको बता दें कि उस वक्त सीडीएस की भी मौजूदगी थी, अनिल चौहान साहब भी वहां पे थे। जो लोग वहां पहुंचे हुए थे, प्रधानमंत्री ने उनका परिचय दिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, और फिर इसके बाद वहां पर एक जो हमारी परंपरा है कि विशेष अतिथि को विशेष तरीके से स्वागत उनका करना है, तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप वहां पर नृत्य के माध्यम से विशेष स्वागत हुआ, जिसको मुस्कुराते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने काफी सराहा। और फिर एक ही गाड़ी में, जो रशियन एम्बेसी की गाड़ी थी, इसी एक गाड़ी में, जो आप व्हाइट कलर की गाड़ी देख रहे हैं, इसी एक गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ निकलते हैं। प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हुए वहां पर एक संदेश देने की भी कोशिश करते हैं कि देखिए अब ये साथ है, और ये साथ कितने बड़े बड़े संकेत और संदेश देने वाला है। जब कल औपचारिक रूप से इस शिखर वार्ता की, समिट की जब शुरुआत हो जाएगी 11 बजे से, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर दोनों ही देश MOUs पर साइन करेंगे, समझौते होंगे, वो दोनों देशों के लिए समेकित विकास के लिहाज से बेहद खास होने वाले हैं। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला था, तभी से आपको याद होगा कि भारत रूस संबंधों में विश्वास और संवाद की एक नई शुरुआत हुई थी, एक नई सुबह जिसे कहना चाहिए, न्यू डॉन जिसे कहा जाता है, वो उसकी शुरुआत हुई थी। तब से लेकर आज तक मोदी पुतिन आमने सामने अगर देखें
तो 17 बार बैठ चुके हैं। और इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में किया कि मोदी और पुतिन की मुलाकात अगर उनके जीवन काल में देखें तो 17 मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन हर मुलाकात में वो मुलाकात नई लगती है, कुछ पुरानापन नहीं रहता है, उसमें कुछ ना कुछ नया रहता है, उसमें गर्मजोशी वही रहती है, बल्कि यूं कहे कि हर मुलाकात के साथ ये दोस्ती और मजबूत होती चलती है। कभी भारत में, कभी रूस में, कभी बहुपक्षीय मंचों पर ये मुलाकातें होती रही है। लगातार बातचीत और इतने शीर्ष स्तरीय संपर्क ये दिखाते हैं कि भारत रूस का रिश्ता औपचारिक नहीं बल्कि अटूट है। दुनिया में गठबंधन टूटते हैं, हित बदलते हैं, लेकिन यहां बंधन अटूट है। यहां पर निज स्वार्थ नहीं, समेकित विकास है। कभी अमेरिका रूस से टकराया, कभी यूरोप रूस से, कभी एशिया में नए ग्रुप्स बने, कभी पुराने गिर गए, लेकिन इन सारे अप्स एंड डाउन्स के बीच, उतार चढ़ावों के बीच भारत रूस की मित्रता बरकरार थी और आज भी बरकरार है। और इन तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये मित्रता आगे भी बरकरार रहेगी। वो मित्रता जिसकी नींव अगर देखें, अगर इस शीर्ष समिट के लिहाज से देखें तो नींव 2000 में रखी गई, लेकिन अगर साथ की बात की जाए तो ये साथ 1960 से चला आ रहा है, 1960 से चला आ रहा है। और आपको याद होगा कि 1962 में जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ, जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था, तो उस वक्त सबसे मजबूत साथी के रूप में, जब भारत कमजोर पड़ रहा था, तो सबसे मजबूत साथी के रूप में रशिया ने ही भारत की मदद की और अमेरिका को अपने कदम पीछे करने पड़े थे। लेकिन तब से लेकर आज तक, और खास तौर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जब से भी कार्यकाल संभाला है, यानी 2014 से लेकर 2025 तक, ये तस्वीर बहुत बदल गई है। तस्वीर बदली है क्योंकि भाव और भावना समान थी, लेकिन इस भाव और भावना में मजबूती के लिए जो नीतियां होनी चाहिए थी, उन नीतियों में बदलाव किया गया। आज मॉडर्न भारत में, जहां पर हम ऑपरेशन सिंदूर को न्यू नॉर्मल कहते हैं, तो ऐसे में मोदी पुतिन इस संबंध को और नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। 4 दिसंबर 2025 को ये साझेदारी एक और निर्णायक कदम लेने जा रही है। पुतिन, जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले वो पहुंचते हैं, फिर प्रधानमंत्री की तरफ से एक डिनर होस्ट किया जाता है, और इस डिनर होस्ट के बाद अब कल से जब ऑफिशियली जो ये वार्ता है इसकी शुरुआत होगी, मॉर्निंग 11 बजे से सबसे पहले वो राजघाट जाएंगे। इसके बाद हैदराबाद हाउस में ये मीटिंग होगी और फिर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच क्या क्या समझौते हुए हैं, खासतौर से डिफेंस सेक्टर की बात की जाए, स्पेस सेक्टर की बात की जाए, AI टेक्नोलॉजी को लेकर बात की जाए, या एनर्जी सेक्टर की बात की जाए। बहुत खास होने वाली है ये मुलाकात। अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ की वजह से अमेरिका ने ये कहकर टैरिफ लगाए कि अगर आपने कच्चा तेल नहीं खरीदना बंद किया रूस से तो हम कड़े कदम उठाएंगे, लेकिन भारत ने तब भी कहा था कि हम अपनी शर्तों पर आगे चलेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी 2021 की अगर बात की जाए तो उस समय, और आज फाइनेंशियल ईयर 25 की अगर बात की जाए तो लगातार भारत क्रूड ऑयल रशिया से खरीदता रहा है। हालांकि इसकी वजह से थोड़ा सा जो टैरिफ डेफिसिट है उसका सामना भारत को जरूर करना पड़ा है, लेकिन ये कहा जा रहा है, ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अब क्योंकि भारत उस मोड़ पर आ चुका है जहां पर वो अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये जो टैरिफ डेफिसिट है उसको भी पाटने का प्रयास किया जाएगा जब इस मुलाकात के दौरान कई जो MOUs हैं उनको साइन किया जाएगा। इस बीच पीएम मोदी के साथ बिना किसी मध्यस्थता वाली 1-to-1 मीटिंग्स है, निजी डिनर जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, जो रिश्तों की गहराई को और ज्यादा मजबूती दे रही है। और इसके बाद ये जो दौरा है, बीते अगर 30 घंटे का दौरा अगर कहा जाए तो 30 घंटे का ये दौरा बहुत ज्यादा खास होने वाला है। टॉप लेवल दौरा है जिसमें कई संवेदनशील और रणनीतिक मुद्दे शामिल हैं।
9 बड़े समझौते, जिनमें रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी साझेदारी प्रमुख है। S-400 के बाद अब S-500 मिसाइल सिस्टम पर भी चर्चा हो रही है और ये चर्चा तभी शुरू हो गई थी जब ऑपरेशन सिंदूर के समय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को पूरी तरह से घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। दुनिया भर में एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा हो रही थी और उसी वक्त ये बात निकलकर सामने आ चुकी थी कि अब भारत के लिए S-500 मिसाइल सिस्टम तैयार कर लिया है और इसको भारत के लिए भारत को इसके लिए अपने रशिया की तरफ से सामने ये रखा गया है और यही वजह है कि S-500 पर चर्चा हो रही है, जो भारत की वायु सुरक्षा को अभेद्य बना सकता है। और याद कीजिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन क्योंकि पहली बार किसी बड़े एशियाई राष्ट्र के दौरे पर है, इसकी भी राजनीतिक, सामरिक और कूटनीतिक अहमियत का अंदाजा दुनिया को है और इसलिए इस दौरे पर पूरे वैश्विक मीडिया की नजर टिकी हुई है। लेकिन इस दोस्ती को मजबूत बनाना आसान नहीं था। बीच बीच में अमेरिका का दबाव, टैरिफ की धमकियां, रणनीतिक मोर्चे पर खुले छुपे संकेत, सब कुछ था। लेकिन पीएम मोदी ने भारत फर्स्ट नीति को कभी नहीं छोड़ा। अमेरिका के साथ मजबूत साझेदारी निभाई, साझेदारी भी रखी और रूस के साथ ऑल वेदर फ्रेंडशिप भी कायम रखी। यूक्रेन युद्ध के समय भारत की संवाद से समाधान नीति न पुतिन के खिलाफ खड़ा हुआ, न पश्चिम दबाव में झुका, सिर्फ शांति, मध्यस्थता और व्यवहारिक कूटनीति पर टिका रहा और यही भारत को संतुलित, स्वतंत्र और पारंपरिक स्वरूप के रूप वाला देश दुनिया के सामने बताता हुआ नजर आता है, जिसमें आज दुनिया में पुतिन मोदी दोस्ती को वैश्विक चर्चा का विषय बना दिया है। तो ये तमाम बातें हैं जो खास तौर से इस विजिट के दौरान बेहद खास होने वाली है, जिस पर दुनिया भर की नजरें लगी रहेंगी। लेकिन ममता बनर्जी के शासनकाल में एक नए तरीके का भूत पैदा हो गया है, जो लोक कथाओं से नहीं बल्कि सुविचारित राजनीतिक चालों से जन्म लेता है। भूत मतदाता। जी हाँ, भूत मतदाता। कम्युनिस्ट शासन में इसकी जड़ें मजबूत हुई और तृणमूल सरकार ने इस परंपरा को और भी ज्यादा तराश कर जारी रखा। परिणाम यह हुआ कि बंगाल की वोटर लिस्ट में कई मृत मतदाता किसी अजीब अमर पहचान के साथ दर्ज रहते हैं, न मिटते हैं न हटते हैं, लेकिन चुनाव के दिन किसी अदृश्य चमत्कार की तरह प्रकट होकर अपना वोट एक ही दिशा में डाल आते हैं। भूत मतदाता सिर्फ एक मजाकिया किस्सा नहीं है, बल्कि चुराई हुई पहचान, दबाई गई आवाज और लूटे हुए चुनाव की सच्चाई है। इस वजह से SIR कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है, ताकि फर्जी और मृतक वोटर बंगाल की नियति न लिखते रहें। लोकतंत्र को राजनीतिक छल कपट और भ्रष्टाचार की गिरफ्त से निकलना जरूरी है और अब इस खेल को रोकने का समय है। बंगाल का भविष्य वही तय करें जो सचमुच जीवित, वास्तविक और अधिकार संपन्न बंगाली मतदाता है, न कि वो भूत जो हर बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक उड़ा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, जहां लोकतंत्र की हत्या कोई नई बात नहीं है, जहां हिस्सा चुनावों की पहचान बन चुकी है, वहीं अब एक नई परत उखड़ी है। ममता दीदी के अमर मतदाता। जी हाँ, आपने सही सुना, अमर मतदाता। दरअसल चुनाव आयोग ने जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR शुरू किया तो लक्ष्य, उनका उद्देश्य साफ था, मृत, गायब या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम साफ करना। बिहार में भी ऐसे ही हुआ था, जो मृत थे उनके नाम हटाए गए, जो जा चुके थे, पलायन कर चुके थे, उनके नाम हटाना था। लेकिन बंगाल की तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहाँ SIR से जो आंकड़े सामने आए, उसने दिल्ली से कोलकाता तक सबको हिला कर रख दिया और एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या बंगाल पृथ्वी का नहीं, किसी अमर लोक का राज्य है? क्योंकि स्थानीय अधिकारियों ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसे देखकर आयोग भी दंग रह गया है। 20 साल और 2208 बूथों पर एक भी इंसान नहीं मरा। सोचिए, 20 साल में 2208 बूथों पर एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, जो कि असंभव है। यह रिपोर्ट पढ़ते ही चुनाव आयोग ने कहा कि यह नामुमकिन है, यहां कुछ बड़ा खेल हो रहा है। और फिर शुरू होती है जांच। महज 24 घंटे में सारी सच्चाई सामने आ जाती है। 2208 बूथों का अमर चमत्कार घटकर सिर्फ
29 बूथ रह गए, यानी 2179 बूथों में मृत लोग पाए गए। मतदाता सूची में जिंदा मतलब मुर्दे वोटर भी हैं, मुर्दे गवाही भी देते हैं और सबसे ज्यादा अमर वोटर मिलते हैं दक्षिण 24 परगना में। इसके अलावा रायदीघी, कुल्पी, पठार प्रतिमा, मगराहाट जैसे बूथों में वही कहानी दोहराई गई। यहां हजारों नाम ऐसे मिले जो कागज पर जिंदा है, लेकिन असलियत में शायद 2 दशक से कब्रों में सो रहे थे। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी का बड़ा आरोप है। यह गलती नहीं, यह साजिश है, षड्यंत्र है। बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि वोटों का फर्जी कारखाना है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग ने टेका नहीं मारा, जब उन्होंने ही ध्यान नहीं दिया, तो फिर 2208 बूथों पर 0 डेथ रिपोर्ट कैसे भेज दी गई? क्या ये बिना ऊपरी दबाव के संभव है? क्या ये ममता मॉडल की नई परंपरा है जहां मृतक भी लोकतंत्र का त्योहार मनाते हैं? क्या लोकतंत्र को कब्रिस्तान में बदलने का खेल 20 साल से चल रहा था? और क्या ये सब सिर्फ इसलिए ताकि ममता दीदी का वोट बैंक कभी कम ही ना पड़े, चाहे जनता जिंदा हो या मर चुकी हो? तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि बंगाल में मुर्दे भी क्या वोट डालते हैं? यानी साफ तौर पर यहां पर बंगाल में किस तरीके से वोटों का खेला हो रहा था, इस लिस्ट ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है, जिसे बीजेपी अब चुनावी हथियार के रूप में सामने लेकर आई है। और आइए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर साईं बाबा के भक्तों के लिए है। शिरडी के साईं बाबा की चरण पादुका दिल्ली के रोहिणी के साईं बाबा मंदिर में भक्तों के लिए लाई गई। देश के अलग अलग स्थानों से भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साईं मंदिर में इस चरण पादुका के दर्शन के लिए भक्तों में अद्भुत उत्साह देखने को मिला। वहीं शिरडी साईं बाबा संस्थान के सीईओ और आईएएस अधिकारी गोरक्ष गाडिलकर जी ने कहा कि दिल्ली के बाद अब साईं बाबा की चरण पादुका पंजाब और यूपी के कई साईं मंदिरों के लिए प्रस्थान करेगी। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, क्या बताया, क्या विशेष है इस अनुष्ठान, इस आयोजन में, आइए उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। ओम साई राम। श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों साई भक्त शिरडी आते हैं, लेकिन जो साई भक्त अपनी इच्छा होते हुए भी सीनियर सिटीजन हो जा सकते हैं, दिव्यांगजन हो सकते हैं, किसी की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती, तो इच्छा होते हुए भी वो शिरडी। और आइए अब सुदर्शन न्यूज की खबर के असर की बात करते हैं। खबर की गूंज देश के संसद तक गूंज रही है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एलोरा गुफा में हमारे देवी देवताओं के बारे में टूरिस्टों को गलत जानकारी दी जा रही थी, जिसे सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था। और अब देखिए हमारी खबर का असर भी हो रहा है। हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक जिहादी गाइड बीते 20 सालों से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को हमारे आराध्यों, हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत जानकारी दे रहा था। इस खबर को कवर करने के लिए सुदर्शन न्यूज की टीम दिन रात लगी हुई थी। हमने लगातार इसकी पड़ताल की और फिर जब सच्चाई सामने आई तो फिर हर किसी के होश उड़ गए। यहां पर एक जिहादी गाइड पिछले कई सालों से पर्यटकों को गलत जानकारी दे रहा था। इस खबर को दिखाए जाने के बाद महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद डॉक्टर भागवत कराड ने इस मामले को संसद में उठाया। उन्होंने सरकार से इस पर ध्यान देने की अपील की है। साथ ही ये भी मांग की है कि ऐसे गाइड के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहां मौजूद गाइड्स की पूरी ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए। आपको दिखाते हैं कि सुदर्शन न्यूज पर चली इस खबर को हम आपके सामने रखते हैं, जिसपे हमने वो सच दिखाया था। तो हम पहले आपको वो खबर दिखाते हैं। सुदर्शन न्यूज ने पूरी गंभीरता से लेते हुए इस पर संज्ञान लिया था और हम लगातार वहां पर पूरी पड़ताल की। हमने संबंधित डिपार्टमेंट के वहां जो है उन अधिकारियों से भी बात की, जो वरिष्ठ मंडल है वहां से भी बात की है। उनका कहना था कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम नाम का ये एक ही जो है गाइड है
और बाकी के जो हिंदू गाइड है हमने उनसे भी बात की। उसी जहाँ पर ये गलत जानकारी दे रहा था, उस दूसरे जो गाइड थे हिंदू, उन्होंने भी जानकारी दी कि बिल्कुल ये जो गाइड ने जानकारी दी वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी इतने साल से यहाँ पर लोगों को गाइड करते हैं, लेकिन कभी भी मिस गाइड नहीं करते किसी को भी, और उन्होंने सही ढंग से उस जानकारी दी है। लेकिन दुनिया भर के जो लोग आते हैं, दुनिया भर को यहाँ से ये गलत संदेश। Honorable Chairman Sir, thanks for giving opportunity to me to talk on an important subject, tourism. Tourism is an important activity on which some states' economy is dependent, and even some nations' economy is also dependent on tourism. I belong to Chhatrapati Sambhaji Nagar, which is a historical place and declared as a capital of tourism of Maharashtra. The city includes world-famous Ellora and Ajanta caves, Kailas Temple at Ellora Cave, Grashneshwar Temple, Devgiri Fort, Aurangabad Cave, Bebika Maqbara and Panchakib. These important monuments attract more than lakhs tourism from domestic and international level. It plays a very important role to support local economy. Tourist guides helps to understand history, culture and importance of these monuments. Recently, the one incident happened. It is a very important. Untrained guide has done wrong interpretation of Kailas Temple at Chhatrapati Sambhaji Nagar at Ellora Caves. It was a purposeful or lack of knowledge. Details I will not go in detail. But Kailas Temple was misinterpreted. This news was in social media and print media also. He has given misinformation about the Kailas Temple. This clearly shows need for proper, organized and high quality trainings for guides at the tourist places. Considering the tourism potential of the region and the importance of the preserving our heritage, there is a strong need to establish an Indian Institute of Tourism and Travel Management, or at least as a full-fledged campus or a dedicated tour guides training and skill development centers in Chhatrapati Sambhaji Nagar and all other tourist places. Such an institution will ensure professionally trained guides which will give knowledge about the culture, ethical responsibility, communication skills and modern tourist practices. Setting up IITM, it is a campus where it will improve guides training, prevent misinformation, enhance the tourist experience, promote sustainable tourism and create meaningful employment opportunities to the local youth. Honorable Sir, through you, I request the Government of India and the Honorable Minister who is in our house to start such centers where the tourist places are there. तो हमने खबर दिखाई और इस खबर की गूंज संसद तक पहुंची और इस खबर का असर बड़ा ये है कि संसद में इस बात को गंभीरता से सुना गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर भागवत कराड़ ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे जिहादियों को दूर रखना होगा क्योंकि ये हमारे कल्चर पर प्रहार है। अब हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है, बात निकली, दूर तक गई और हम उम्मीद करते हैं कि इसका एक बड़ा प्रभाव, बड़ी तस्वीर भी वहां से निकले। इस बीच सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। एलोरा, जिसको मराठी में वेरूळ कहते हैं, जहां विश्व विख्यात, जिसको वर्ल्ड वंडर कहते हैं, ऐसी एलोरा केव्स है। वेरूळची लेणी उसको मराठी में कहते हैं। यहां पर गाइड जिहाद किया जा रहा था। मतलब एक अब्दुल के द्वारा या मोहम्मद ऐसा कुछ उसका नाम था, जिसने शिव जी के बारे में, माता पार्वती के बारे में, एलोरा केव्स के बारे में गलत बातें की थी। हमने तो कई बार इस बारे में मुद्दा पहले भी उठाया है कि एएसआई के अंडर आने वाले अधिकतर गाइड मुसलमान ही क्यों है, अधिकारी मुसलमान ही क्यों है। और यह मुद्दा केवल अधिकारियों तक नहीं, गाइड तक भी है। हमने आगरा के तेजो महल को लेकर भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन छत्रपति संभाजीनगर के सांसद ने इस मुद्दे को अब संसद में उठाया है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करते हुए इस बात को केवल मुद्दा उठाकर छोड़ने के बजाय तह तक जाकर न्याय करने की मांग करता हूं। तो केवल मुद्दा उठाना नहीं है, बल्कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर न्याय की तस्वीर भी प्रस्तुत करनी है। आगे बढ़ते हैं, मुंबई के गोरेगांव वेस्ट की बात करते हैं, जहां विवेक जूनियर कॉलेज में एक बार फिर बुर्का विवाद जिसने तहलका मचा दिया है। कॉलेज प्रशासन ने क्लासरूम में बुर्का पहनने पर रोक लगा रखी है, जबकि हिजाब की अनुमति दी गई है। छात्राएं इसका विरोध करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गई। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सच में धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है या इसके पीछे कोई एजेंडा है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि बुर्का पूरी तरह चेहरे को ढक देता है, जिससे छात्राओं की पहचान करना मुश्किल हो जाता है
और कैंपस में निगरानी पर असर पड़ता है। सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना प्राथमिकता है। कॉलेज प्रशासन ने सुरक्षा और अनुशासन को मुख्य कारण बताते हुए बुर्के पर रोक लगाई है। प्रशासन के अनुसार बुर्के से चेहरा पूरी तरह ढक जाता है, जिससे छात्राओं की पहचान करना मुश्किल हो जाता है और कैंपस में निगरानी पर भी असर पड़ता है। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय धार्मिक भावनाओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि कैंपस की सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वहीं अगर छात्राओं की बात की जाए तो उनका कहना है कि बुर्का उनका निजी चुनाव है और अगर हिजाब की अनुमति है तो बुर्का पर रोक अनुचित है। उनका कहना है कि पढ़ाई के दौरान उन्हें अपने मजहब और विश्वास के अनुसार पहनावे की अनुमति मिलनी चाहिए। अभिभावक भी नाराज हैं। उनका कहना है कि हिजाब और बुर्का दोनों ही धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है। किसी छात्रा को सिर्फ पहनावे के कारण असहज महसूस नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे पर एमआईएम नेता जहनारा शेख ने भी बयान दिया। उनका कहना था कि लड़कियों को बुर्का पहनकर क्लास में जाने से रोकना सही नहीं है और जब तक ये पढ़ाई या कॉलेज अनुशासन में बाधा ना डाले, छात्राओं को अपने धार्मिक पहनावे का अधिकार मिलना चाहिए। एमआईएम ने लड़कियों को बुर्का हटाने की बाध्यता का विरोध कर कॉलेज को आदेश वापस लेने का अल्टीमेटम दिया है। कॉलेज ड्रेस कोड में शालीन गैर धर्म आधारित पहनावे की अनिवार्यता बताई गई है, जबकि शिवसेना ने ड्रेस कोड का समर्थन किया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा और अनुशासन को नजरअंदाज करना ठीक है? क्या कोई भी नियम, चाहे वो ड्रेस कोड हो या अन्य सुरक्षा प्रावधान, धर्म या राजनीतिक एजेंडे के आगे कमजोर पड़ना चाहिए? बड़ा सवाल है, इसलिए विश्लेषण भी जरूरी है।